2 मिनट में इसको नोट करके सुनो। 2 मिनट में इसको नोट करो, क्या है समझो इसको। दिख रहा है यहाँ तक? शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस, ये पहले भी पढ़ाया गया है, अभी वही चैप्टर चल रहा है। अगला चैप्टर शुरू नहीं किए हैं, अभी इसमें कुछ बात दिखाना है। हाँ, पता है ना तुमको, उसी का फिर से रिवीजन चल रहा है। उसमें अभी बहुत बात लिखाना बाकी है। ये तो वर्गीकरण हुआ, गुण सूत्र पहले नोट कर लो, उसके बाद बताते हैं। अब इसमें समझाना है और अभी बात लिखाना है। हो गया, लिख लिए। चलो यहाँ समझो, तुम लोगों को मालूम है ना कि गुण सूत्र क्या होता है? क्या होता है गुण सूत्र? जंतु की कोशिका के केंद्रक में धागे जैसी जो संरचना होती है उसी को हम लोग गुण सूत्र कहते हैं। ये गुण सूत्र दो चीज से मिलकर बना होता है, एक न्यूक्लिक अम्ल और दूसरा प्रोटीन। दो चीज से ये धागा बनता है, इसको हम लोग कहते हैं गुण सूत्र। न्यूक्लिक अम्ल भी दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं डीएनए और दूसरे को कहते हैं आरएनए। अब डीएनए और आरएनए का लोकेशन कहाँ होता है? कोशिका के अंदर ये कहाँ होती है? डीएनए तो केंद्रक में होता है और आरएनए दो जगह रहता है। एक हो तो केंद्रक के अंदर केंद्रिका हो, वहाँ भी ये रहता है, और कोशिका द्रव्य में भी ये रहता है।
ये दो जगह पाया जाता है आरएनए। केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका है उसमें भी होता है ये, और कोशिका द्रव्य में भी आरएनए पाया जाता है। अब डीएनए को जब देखा गया कि केवल डीएनए की बात करें तो डीएनए में 3 चीज थे। एक का नाम था शुगर, दूसरे का नाम है फॉस्फेट और तीसरे का नाम है नाइट्रोजन बेस। 3 चीज से मिलकर डीएनए बना हुआ है, शुगर, फॉस्फेट और। फिर आरएनए के बारे में जब देखा गया तो आरएनए का भी 3 टाइप था। क्या क्या नाम कल लिखाए थे? mRNA, tRNA, rRNA। mRNA का मतलब हो गया मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर का मतलब हो गया हिंदी में संदेश वाहक। tRNA का मतलब हो गया ट्रांसफर आरएनए, मतलब इसको कहेंगे स्थानांतरण आरएनए। और तीसरा है rRNA, जिसको हम लोग कहेंगे राइबोसोमल आरएनए। क्या बोलेंगे? यानी कि डीएनए के कोई टाइप नहीं होते हैं, मगर आरएनए 3 टाइप का होता है। समझ गए? इसका कोई टाइप नहीं है, ये तो इसके घटक है, इससे ये मिलके बनता है। ये नहीं कि डीएनए भी इसकी तरह 3 तरह का होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो लिखा गया है ये उसके घटक का मतलब होता है कि डीएनए के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो डीएनए के अंदर यही 3 चीज़ पाया जाता है। आरएनए के टाइप होते हैं 3 तरह का, mRNA, tRNA, rRNA। क्या सर? हाँ, इस पर होबे करेगा, एक होबे करता है। अब आगे की बात सुनो। नाइट्रोजन बेस का क्लासिफिकेशन उधर किया गया है, यानी इधर जगह नहीं था तो हमने उसको उधर लिया। यहाँ हम इसको किधर बढ़ा, इसीलिए इसको फिर वहाँ पे देखो, उसमें 4 घटक हैं जिसको हम लोग कहते हैं एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। अब एडेनिन को शॉर्ट में लिखा जाता है ए, गुआनिन को शॉर्ट में लिखा जाता है जी। मतलब ये लेटर से उसको हम लोग सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। थाइमिन को टी लिखेंगे और साइटोसिन को सी लिखेंगे, है ना। ए, जी, टी और सी शॉर्ट में लिखा जाएगा। अब एडेनिन और गुआनिन को कहा जाता है प्यूरिन, और थाइमिन तथा साइटोसिन को कहा जाता है पाइरीमिडीन। अब डीएनए और आरएनए का लोकेशन अलग अलग है। डीएनए केंद्रक में है तो आरएनए केंद्रिका और कोशिका द्रव दोनों में है। दोनों के काम भी अलग अलग होते हैं। डीएनए को कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब हो गया प्रजनन द्रव। प्रजनन द्रव है। हालांकि डीएनए सभी कोशिकाओं में होती है, लेकिन प्रजनन करने वाली कोशिकाओं में भी डीएनए होती है। पहले भी बताया गया है कि शरीर में 2 तरह की कोशिकाएं हैं। शरीर में कितने प्रकार की कोशिका है? 2 तरह की। एक कोशिका को हम लोग कहते हैं दैहिक कोशिका। दैहिक का मतलब क्या हुआ? शरीर की कोशिका है, बॉडी का सेल। और दूसरी जो कोशिका होती है उसको हम लोग कहते हैं युग्मक। क्या बोलते हैं? यानी प्रजनन कोशिका। एक ऐसी कोशिका जो प्रजनन की क्रिया में भाग ले, उस कोशिका को हम लोग युग्मक कहते हैं। तो चाहे चाहे वो दैहिक कोशिका हो, चाहे वो प्रजनन की कोशिका हो,
आपको डीएनए दोनों में मिलेगा, दोनों में केंद्रक होंगे, दोनों में डीएनए मिलेगा, दोनों में क्रोमोसोम मिलेगा, दोनों में जीन मिलेगा। तो इसलिए उसको केंद्रक अम्ल का नाम दिया गया है, न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया है। अब डीएनए एक सूक्ष्म चीज है, भली भांति आंखों से नहीं दिखाई देता है। ये डीएनए को देखने के लिए बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। उस माइक्रोस्कोप का नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी आवर्धन क्षमता 2 लाख होती है। आवर्धन क्षमता का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को बड़ा करके दिखाने की योग्यता, क्षमता, पावर जो है। अब चश्मा का भी लेंस अलग अलग होता है, अलग अलग पावर का होता है। किस आदमी को कौन सा पावर सूट करता है, उस तरह की जांच करके शीशा दिया जाता है। तो ये जो हाई पावर का जो माइक्रोस्कोप अभी दुनिया में बन गया, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और उस माइक्रोस्कोप से ये सब चीज़ें दिखाई दी है। ये सब बहुत बाद में ये मॉडर्न बायोलॉजी है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स होता है ना। 12 में आप लोगों को आधुनिक भौतिकी भी पढ़ना होगा, कहीं एक चैप्टर होगा, उसमें आप लोग पढ़ते होंगे रेडियो एक्टिविटी क्या है, कैथोड किरणें क्या होती है, एक्स किरणें क्या होती है, अल्फा किरणें क्या होती है, बीटा किरणें क्या है, गामा किरणें क्या है। इनका कैरेक्टर हम लोग जानते हैं। उस समय आधुनिक भौतिकी में उसकी पढ़ाई होती है। आधुनिक क्यों कहा गया? आधुनिक शब्द का मतलब होता है अभी हाल की बात, जो अभी अभी खोजा गया दुनिया में। 100-150 साल पहले खोजा गया हो या 50-60 साल पहले खोजा गया हो। तो जिस तरह से वो चीज़ें आधुनिक भौतिकी में आता है, उसी तरह से ये चीज़ें मॉडर्न बायोलॉजी में आती है। मॉडर्न बायोलॉजी का मतलब आधुनिक जीव विज्ञान, क्योंकि ये सब जो डीएनए है या क्रोमोसोम है या जीन है, ये सब आज से 500 साल पहले लोगों की जानकारी में नहीं था। ये सब बात 100-125 साल पहले आया है दुनिया में। ये सब बात की जानकारी अब मिली है। अब लोग जानने लगे हैं कि एडेनिन क्या है, हिस्टोन क्या है, प्रोटीन क्या है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, वंशागति कैसे होती है। अब इस सब के बारे में लोगों को अब पता है। तो ये सब कहलाता है आधुनिक जीव विज्ञान। अब डीएनए आजकल बहुत सारे बात डीएनए से जुड़े हैं। अजीब अजीब तरह का टेक्नोलॉजी आया दुनिया में, जिससे डीएनए को निकाला गया, डीएनए का पिक्चर लिया गया, डीएनए की संरचना को जांचा गया, जीन के कार्य की जानकारी मिली। चूँकि जीन भी 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, उसको भी हम लोग कहते हैं डीएनए या प्रोटीन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डीएनए। तो जैसे क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम पर जीन होता है, जीन भी कहाँ होता है? क्रोमोसोम पर। तो चाहे हम क्रोमोसोम कहें या जीन कहें या डीएनए का टुकड़ा कहें, इस सब का मतलब एक ही होता है, आनुवंशिकता की इकाई। इस सब का मतलब एक ही चीज़ है कि ये चीज़ें जीव जंतु में लक्षण को निर्धारित करते हैं, कैरेक्टर को बताते हैं या इंगित करते हैं। यही बात है इसके अंदर। अब देखिए, मूल सूत्र को बनने के लिए, चाहे जीन को बनने के लिए 2 चीज की जरूरत होती है। एक का नाम है डीएनए यानी न्यूक्लिक अम्ल, एक का नाम है डीएनए और दूसरे का नाम है प्रोटीन। क्या है नाम उसका? प्रोटीन। आखिर ये और वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक गुणसूत्र नहीं बनेंगे, तब तक जीन भी नहीं बनेंगे। तो आरएनए का काम वही होता है, उस प्रोटीन का निर्माण करना जिस प्रोटीन से जीन या क्रोमोसोम बनते हैं, वही काम आरएनए करता है। पौधे की कोशिका में डीएनए कभी नहीं पाया जाता है और जंतु की कोशिका में डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। अब इसके जो मुख्य बात होते हैं कि डीएनए दोहरी लड़ी होता है।
डीएनए दोहरी लड़ी का मतलब क्या हुआ? एक लड़ी हुआ, इसी से सटे हुए ये दूसरा लड़ी है ना, इसी को हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। ये जो दो धागा है जो आपस में एक दूसरे में लिपटा हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। माने पॉलीपेप्टाइड के दो धागे से डीएनए अणु बनते हैं। पॉलीपेप्टाइड के दो धागे से डीएनए अणु का निर्माण होता है। जब इसके बारे में रिसर्च किया गया तो पाया गया कि इस लड़ी में एगो इधर आता है और एगो इधर जाता है। उल्टी दिशा होती है इसकी, अपोजिट डायरेक्शन में ये चलता है। इसमें एक लड़ी में अगर इधर प्यूरिन है, अगर इनमें प्यूरिन है, यहाँ पर अगर प्यूरिन है तो इस लड़ी में यहाँ पर होगा पाइरीमिडीन। क्या होगा? माने प्यूरिन है तो पाइरीमिडीन होगा, प्यूरिन है तो पाइरीमिडीन। अगर इधर पाइरीमिडीन यहाँ आ गया तो इधर जरूर क्या होगा? प्यूरिन। मतलब अगर एक लड़ी में प्यूरिन है तो उसी के सामने दूसरी लड़ी में पाइरीमिडीन होगा। प्यूरिन और पाइरीमिडीन क्या है उधर बताया गया है। एडेनिन ग्वाइनिन को कहते हैं प्यूरिन और थाइमिन साइटोसिन को कहते हैं पाइरीमिडीन। क्या कहते हैं? पाइरीमिडीन। तो एक लड़ी में, अच्छा, उसके बाद डीएनए प्रोटीन का निर्माण कैसे करवाता है? यही डीएनए प्रोटीन का निर्माण कराता है आरएनए की मदद से। किसकी मदद से? आरएनए की मदद से प्रोटीन बनते हैं। कोशिका के अंदर अपने आप प्रोटीन का निर्माण होता है, वो अपने आप आरएनए बनाता है। असल में डीएनए में आनुवांशिक सूचनाएं छिपी रहती है, जेनेटिक कोड होता है, वो कोड बना रहता है। डीएनए वो अपना कोड वो अपने कोड के अनुसार एमआरएनए बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं संदेशवाहक आरएनए। ये एमआरएनए मतलब डीएनए से एमआरएनए को बनने को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी नाम है भी किताब में, ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। डीएनए से आरएनए के बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। फिर ये ट्रांसक्रिप्शन जब डीएनए आरएनए का निर्माण कर लेता है तो ये न्यूक्लिक केंद्रक से साइटोप्लाज्म में भेजता है और ये साइटोप्लाज्म में आके एमआरएनए राइबोसोम के साथ जुट जाता है। राइबोसोम तक ये इंफॉर्मेशन दे देता है कि किस तरह का प्रोटीन बनेगा। असल में प्रोटीन होते हैं 20 प्रकार के। 20 प्रकार का प्रोटीन होता है। किताब में उसका नाम भी दिया है, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, है ना। ये सब प्रोटीन के टाइप होते हैं, समझे। और 20 प्रकार के एमिनो अम्ल भी होता है। एमिनो अम्ल का प्रोटीन के साथ कैसा रिलेशन है? वही रिलेशन है एमिनो एसिड का प्रोटीन के साथ, जो रिलेशन घर का ईंट के साथ होता है, शरीर का कोशिकाओं के साथ रिलेशन होता है, वही रिलेशन, वही संबंध होता है एमिनो अम्ल का प्रोटीन के साथ। जैसे घर और मकान बनते हैं तो ईंट की ज़रूरत होती है, कोई भी जंतु का शरीर बनता है तो कोशिका की ज़रूरत होती है, सेल से बॉडी बनता है। उसी प्रकार किसी भी प्रकार का प्रोटीन बनना होगा तो उसके लिए एमिनो अम्ल की ज़रूरत होती है। मतलब एमिनो अम्ल फूल हैं और प्रोटीन माला है। माला में जो फूल होते हैं वही संबंध होता है प्रोटीन का एमिनो अम्ल से। तो ये जो बात हुआ, तो अब यहाँ जो है आरएनए और डीएनए। आरएनए तो केवल प्लांट में होता है,
कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं दुनिया में जिनमें आरएनए भी पाया जाता है। जैसे HIV वायरस की बात करेंगे, HIV वायरस से एड्स की बीमारी होती है। कौन बीमारी होती है? लेकिन HIV वायरस में देखा गया है कि DNA नहीं है, RNA है। टोबैको मोज़ैक वायरस तंबाकू की पत्ती पे पाया जाने वाला एक वायरस होता है। उस वायरस में भी RNA है, लेकिन ज़्यादातर वायरस में DNA होता है। लेकिन कुछ वायरस में RNA भी होता है। तो DNA हो चाहे RNA हो, वायरस एक ऐसा जीव है जिसमें DNA या RNA में से कोई एक चीज पाया जाएगा। आगे अब नोट कीजिए कलम कॉपी से, जल्दी जल्दी नोट कीजिए कलम से जो बात लिखा रहे हैं सो जल्दी जल्दी नोट कीजिए आप लोग। चलो लिखो, पहला स्टार मार मार के लिखना। पहला शब्द लिखो पारकर्मण या ट्रांसडक्शन। पहला शब्द लिखो पारकर्मण या अंग्रेजी में लिखोगे ट्रांसडक्शन, TRANSDUCTION। पहला शब्द लिखो ट्रांसडक्शन या पारकर्मण। इसके बारे में लिखो जीवान वे विषाणु, लिखो डैश करके, वे विषाणु यानी वायरस, वे विषाणु जो जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, वे विषाणु जो जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, वे विषाणु जो जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं जीवाणु भोजी कहलाते हैं। जीवाणु भोजी कहलाते हैं। 1952 में 1952 में एडी हडसे एवं एमजे चेज ने अपने प्रयोगों से दर्शाया कि जीवाणु भोजी का DNA ही परपोषी कोशिकाओं में प्रविष्ट करता है। परपोषी कोशिकाओं में प्रविष्ट करता है। इसी प्रक्रम को पारकर्मण या ट्रांसडक्शन कहा जाता है। इसी प्रक्रम को पारकर्मण या ट्रांसडक्शन कहा जाता है। पारकर्मण या ट्रांसडक्शन कहा जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखो रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन।
दूसरा पॉइंट लिखो, रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, TRANSFORMATION, ट्रांसफॉर्मेशन। ये दूसरा पॉइंट लिखो। पहला लिखे आप बाढ़कर्मण या ट्रांसडक्शन, और दूसरा पॉइंट लिखिए रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें लिखिए फ्रेडरिक ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने फ्रेडरिक ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित किया फ्रेडरिक ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित किया कि कुछ सूक्ष्म जीव एक प्रभेद से दूसरे प्रभेद में एक प्रभेद से दूसरे प्रभेद में स्वतः ही बदल जाते हैं। इसे ही रूपांतरण कहा जाता है। तीसरा पॉइंट लिखो, सर्वप्रथम विल्किंस ने एक्स किरण विवर्तन के आधार पर डीएनए के अणु की संरचना का अध्ययन किया। चार्ल्स गैफ नामक वैज्ञानिक ने 1950 में यह बताया कि एडेनिन एवं थाइमिन की मात्रा डीएनए के अणुओं में बराबर होती है। डीएनए के अणुओं में बराबर होती है।
अणुओं में बड़ा। अब देख लो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अगर आपकी परीक्षा में ये सवाल आ जाए कि किसी डीएनए के अणु में एडेनिन 40% है तो उसमें थाइमीन की मात्रा कितनी होगी। अब तुमको ऑप्शन में लिखा हुआ है 30%, 40%, 60%, 80%। क्या जवाब देंगे इसमें? क्या जवाब दोगे? हमने क्या कहा कि किसी डीएनए के अणु में एडेनिन की मात्रा है 40%, तो उस डीएनए के अणु में एडेनिन है ये, थाइमीन की मात्रा कितनी होगी? 60%। 60% बोल रही हो? कितना बोल रही हो? अरे कितना बोल रही है? अभी कौन सा लाइन लिखी है तो? तो कैसे 60% बोल? यही कहते हैं कि लिख ले रहे हैं और थोड़ा भी दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि क्या जवाब होगा इसका। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो तुम लोग 60% लिख देगी, बराबर होता है। अगर ये 40% है तो इसका भी मान कितना होगा? 40% है। और यही नहीं, चलो एडेनिन के जगह पर हम हटा के ग्वाइनिन कर देंगे और इधर पूछेंगे साइटोसिन में कितना होगा। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं किताब में, इस सब बात पर ध्यान दिया करो। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट लिखिए, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए अणु की रचना का सफल मॉडल प्रस्तुत किया। वाटसन और क्रिक ने वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए अणु के एक द्विकुंडलिनी या डबल हेलिक्स रचना को प्रस्तावित किया। और इस महत्वपूर्ण खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो लाइन है
ये बड़ा इम्पोर्टेंट लाइन है ऑब्जेक्टिव के लिए। बराबर क्वेश्चन आता है परीक्षा में ऑब्जेक्टिव कि डीएनए की दोहरी कुंडलिनी संरचना का विवरण किसने प्रस्तुत किया? तो जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने इसका मॉडल प्रस्तुत किया। चलो अगला लाइन लिखो। कुछ आरएनए डैश करके लिखो। कुछ आरएनए कुछ आरएनए भी आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। कुछ आरएनए भी आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। जैसे तंबाकू मोज़ेक वायरस, जैसे तंबाकू मोज़ेक वायरस, तंबाकू मोज़ेक वायरस, जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी एवं कुछ पादप वायरस में मिलने वाला आरएनए प्रमुख है। प्रमुख है। अगला पॉइंट लिखो। कोशिका में राइबोसोम के कण, कोशिका में राइबोसोम के कण जो अंतःप्रद्रव्य जालिका पर स्थित होते हैं, जो अंतःप्रद्रव्य जालिका पर स्थित होते हैं, जो अंतःप्रद्रव्य जालिका पर स्थित होते हैं, वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य, वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब अगला पॉइंट लिखो दूसरा स्टार मार के। द्विगुणन या रेप्लिकेशन, द्विगुणन या रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का स्पेलिंग है REPLI। द्विगुणन या रेप्लिकेशन REPLICATION डैश करके लिखो। इससे डीएनए के अणु की ठीक प्रतिलिपि टेम्पलेट विधि द्वारा तैयार होती है।
से डीएनए के अणु की ठीक प्रतिलिपि, प्रतिलिपि मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट, प्रतिलिपि टेम्पलेट विधि द्वारा तैयार होती है। टेम्पलेट विधि द्वारा तैयार होती है। टेम्पलेट विधि द्वारा तैयार होती है। अगला, प्रतिलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। प्रतिलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन अंग्रेजी शब्द है TRANS, ट्रांस, CRIPTION, ट्रांसक्रिप्शन। इसको डैश करके लिखो। आनुवांशिक सूचनाओं का, आनुवांशिक सूचनाओं का डीएनए से एमआरएनए में, आनुवांशिक सूचनाओं का डीएनए से एमआरएनए में स्थानांतरण इस चरण में होता है। इस चरण में होता है। इस चरण में होता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, फिर स्टार मार के। स्थानांतरण या ट्रांसलेशन। स्थानांतरण या ट्रांसलेशन इसको डैश करके लिखो एकदम संक्षिप्त में। आनुवांशिक सूचनाओं का आनुवांशिक सूचनाओं का एमआरएनए से, आनुवांशिक सूचनाओं का एमआरएनए से प्रोटीन संश्लेषण में परिवर्तन को, प्रोटीन संश्लेषण में परिवर्तन को स्थानांतरण या ट्रांसलेशन कहा जाता है। स्थानांतरण या ट्रांसलेशन कहा जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट बात था जो आ सकता है। अब अगला लाइन लिखो, अगला पॉइंट, फिर स्टार मार के लिखो। मेंडल के आनुवांशिक फैक्टर को, मेंडल के आनुवांशिक फैक्टर को, मेंडल के आनुवांशिक फैक्टर को 1909 में 1909 में जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने, जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जीन का नाम दिया।
जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जीन का नाम दिया। इसी में एक लाइन और जोड़ो, टी.एच. बोवेरी, टी.एच. बोवेरी एवं W.S. सटन एवं W.S. सटन ने 1902 के प्रयोगों के आधार पर 1902 के प्रयोगों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि जीन क्रोमोसोम या गुणसूत्र का ही एक अंश है जो निश्चित स्थानों पर रहता है। बस आज के लिए इतना ही। ये हमने लिखाया है याद करने के लिए, रखने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए।